हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कैपेसिटर प्रेरण मोटर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम शेडेड पोल मोटर और यूनिवर्सल मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंगल फेज मोटर के बारे में बताया था कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट कभी नहीं होती। सिंगल फेज मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए अलग अलग तरह की विधि अपनाई जाती है। सबसे पहले मैंने आपको फेज स्प्लिटिंग विधि के बारे में बताया था। फेज स्प्लिटिंग विधि में क्या करते हैं, फेज को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फेज को हम डिवाइड करते हैं, जिसके आधार पर हम क्या बनाते हैं, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर बनाते हैं। उसके बाद हमने कल की क्लास में कैपेसिटर प्रेरण मोटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कैपेसिटर का यूज किया था। उसमें हमने स्थायी कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम शेडिंग पोल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम शेडेड पोल मोटर और यूनिवर्सल मोटर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शेडिंग पोल विधि देख लेते हैं क्या होता है। इस विधि में मोटर को स्वचालित बनाने के लिए पोल्स के सिरों पर रिंग स्थापित करके फेज को क्या करता है, डिवाइड किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, मोटर को स्वचालित बनाने हेतु पोल्स के जो सिरे होते हैं उनमें क्या की जाती है, रिंग स्थापित कर फेज को विभक्त किया जाता है। रिंग का मतलब फ्रेंड्स ये यहाँ पर कि जो पोल्स के सिरे होंगे उनमें क्या करेंगे, पोल्स को दो भाग में डिवाइड करेंगे ताकि एक रिंग का निर्माण हो सके। इससे क्या होता है, फेज का डिवाइडेशन होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक रिंग का स्थापित करते हैं। इस विधि का उपयोग किस तरह की मोटर में किया जाता है, तो इस विधि का उपयोग हम करते हैं शेडेड पोल मोटर में किया जाता है। ठीक है, अब हम शेडेड पोल मोटर के बारे में देख लेते हैं कि शेडेड पोल मोटर कौन सी होती है। इस प्रकार की मोटर के स्टेटर पर स्थित पोल को क्या करते हैं, हम एक खांचे के द्वारा दो भागों में बांटते हैं। ये फ्रेंड्स, खांचे को अगर दो भागों में बांटते हैं तो यही क्या बनती है, एक तरह से रिंग बनती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो पोल होते हैं, पोल में जो एक खांचा होता है, पोल में एक खांचे के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, जैसे ये मान लो हमारे पास में एक पोल है। ठीक है, तो इस पोल में क्या करेंगे, एक खांचे को डालकर पोल को क्या कर देंगे, एक बीच में स्लॉट काट देंगे, जिससे पोल क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके डिवाइड से ये अब इसका अलग भाग हो गया और ये इसका अलग भाग गया। तो इससे क्या होगा कि फेज का डिवाइडेशन भी होगा। ठीक है, जब पोल का डिवाइडेशन होगा तो फेज का भी डिवाइडेशन होगा। क्यों, क्योंकि पोल के ऊपर ही हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो स्टेटर पर स्थित पोल को एक खांचे के द्वारा हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। इसके कारण क्या होता है, फेज का विभाजन हो जाता है। पोल पर स्थित खांचे के कारण पोल के दो भाग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, पोल के दो भाग बनते हैं। ठीक है, इसमें एक भाग क्या होता है, बड़ा होता है, दूसरा भाग क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, एक भाग बड़ा होता है और दूसरा भाग छोटा होता है। बड़े भाग को हम क्या बोलते हैं, बड़े भाग को हम बोलते हैं सेलिएंट पोल कहते हैं। ठीक है, बड़े भाग को हम क्या बोलते हैं, सेलिएंट पोल कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम एक नाम से भी और जानते हैं, उभरा हुआ भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जैसे मान लो पोल है हमारे पास में। ठीक है, तो पोल को क्या करेंगे, एक खांचे के द्वारा क्या करेंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे। तो ये मान लो हमारे पास एक बड़ा भाग हो गया और एक छोटा भाग हो गया। ठीक है, तो बड़े भाग को हम क्या बोलेंगे, सेलिएंट पोल, और दूसरे भाग जो छोटे है उसको क्या बोलेंगे, शेडेड पोल कहेंगे। ठीक है, तो सेलिएंट पोल को हम क्या कहते हैं, उभरा हुआ भाग कहते हैं, और छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, शेडेड पोल यानी कि छाद्रित भाग भी कहते हैं। सेलिएंट और शेडेड जो होते हैं, सेलिएंट और शेडेड दोनों पोल्स पर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, सेलिएंट और शेडेड जो दो पोल है उन पर क्या करते हैं, हम वाइंडिंग स्थापित करते हैं। ठीक है, क्योंकि पोल के ऊपर वाइंडिंग स्थापित होता है, तो शेडेड और सेलिएंट पोल दोनों को विभक्त किया हुआ है, लेकिन विभक्त भली करो, लेकिन वाइंडिंग तो दोनों पर स्थापित की जाएगी। ठीक है, सेलिएंट पोल पर मुख्य वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, तो एग्जाम पूछा जाता है कि मुख्य वाइंडिंग किस पर स्थापित की जाती है। ठीक है, तो सेलिएंट पोल पर हम क्या करते हैं, मुख्य वाइंडिंग को स्थापित करते हैं, और शेडेड पोल पर क्या स्थापित करते हैं, रनिंग वाइंडिंग यानी कि मोटे तांबे की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, मुख्य वाइंडिंग को हम क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेलिएंट पोल पर हम क्या करते हैं, मुख्य वाइंडिंग स्थापित करते हैं, और शेडेड पोल पर क्या करते हैं, रनिंग वाइंडिंग यानी कि मोटे तांबे की तार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मली सब मोटर में देखते हैं कि हम क्या करते हैं, स्टेटर को क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है,
तभी उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अब हम क्या करेंगे, मोटर के स्टेटर को जब क्या देंगे, ऐसी सप्लाई से जब क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। ठीक है, जब मोटर के स्टेटर को हम क्या देंगे, ऐसे सप्लाई संयोजित करेंगे तो शेडेड पोल भी क्या करेगा, अपना एक स्वयं का चुंबक क्षेत्र पैदा करेगा। क्योंकि फैराडे ने क्या बताया था कि किसी भी चुंबक क्षेत्र में स्थित जो भी चालक है उसमें सब में क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अब उसमें चुंबक क्षेत्र होता चाहे समान स्वभाव का हो चाहे विपरीत स्वभाव का हो, लेकिन पैदा जरूर होता है। ठीक है, तो सेलियंट पोल और शेडेड पोल दोनों में क्या होगा, स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों हमने क्या किया, स्टेटर को चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ा हुआ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ने का मतलब क्या है, हमने उसको ऐसी सप्लाई से जोड़ रखा है। ठीक है, तो प्रेरण की क्रिया के कारण क्या होगा, इनमें भी क्या आएगी, क्योंकि पोल में क्या की वाइंडिंग की हुई, तो ये अपना क्या करेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। शेडेड पोल द्वारा जो उत्पन्न जो फ्लक्स होगा वो सेलियंट पोल का क्या करेगा, फ्लक्स का विरोध करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पोल का डिवाइडेशन है। ठीक है, तो इस मान लो ये शेडेड पोल हमारे पास में और ये सेलियंट पोल, ये हमारा सेलियंट पोल है और ये शेडेड पोल है। ठीक है, जो शेडेड पोल में जो उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसकी दिशा, इसमें जो उत्पन्न हो रहा है फ्लक्स की दिशा से क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, शेडेड पोल में जो उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो सेलियंट पोल में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स से क्या होगा, विपरीत होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सब प्रेरण की क्रिया के कारण होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, क्योंकि प्रेरण की क्रिया के कारण क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसके कारण क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि रोटर क्या करता है, सेलियंट पोल से किसकी तरफ खिंच सकता है, शेडेड पोल की ओर घूमता है। इसीलिए क्या होता है कि शेडेड पोल में विपरीत प्रकृति का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, ताकि हमारा रोटर क्या कर सके, घूर्णन कर सके। ठीक है, तो इस कारण रोटर जो होता है वो सेलियंट पोल से किसकी ओर घूमता है, शेडेड पोल की ओर घूमता है। सेलियंट पोल का मतलब यहाँ पर क्या है, बड़ा भाग। ठीक है, और शेडेड पोल का मतलब क्या है, छोटा भाग कह सकते हैं हम। ठीक है, शेडेड पोल को हम बड़ा भाग मानते हैं और शेडेड पोल को छोटा भाग मानते हैं। तो सेलियंट पोल बड़ा भाग और शेडेड पोल छोटा भाग होता है। ठीक है, तो इस मोटर के अब हम थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने पूरी कार्यप्रणाली देख लिया। तो इस मोटर का जो मूल्य होती है फ्रेंड्स, इस मोटर का मूल्य जो होता है कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। जिस भी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को कम होता है उस मोटर की प्राइस हमेशा क्या होती है, कम होती है, और इनकी जो पावर जो होती है यानी कि अश्व शक्ति जो होती है वो भी कम ही होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ स्थायी कैपेसिटर मोटर की, जिसका यूज हम किस में करते हैं, पंखे में करते हैं, तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका मूल्य कम होता है। ठीक है, जो शेडेड पोल जो मोटर है इसका तो टॉर्क बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत कम टॉर्क होता है, इसलिए इसका यूज हल्के कामों में ही किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होने के कारण इसका यूज किस में करते हैं हम, तो इसका यूज हम करते हैं छोटे उपकरणों में, जैसे कि खिलौने हो गए, जो रिमोट कंट्रोल से जो चलते हैं, आपने देखे होंगे कि भाई का बच्चे खिलौने वगैरह किससे खेलते हैं, तो उनमें जो मोटर का यूज होता है वो कौन सी होती है, शेडेड पोल मोटर होती है। उसके अलावा जो घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी में भी शेडेड पोल मोटर का यूज होता है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो घड़ी होती है, घड़ी में कौन सी मोटर का यूज होता है, तो घड़ी में किस मोटर का यूज होता है, शेडेड पोल मोटर का यूज होता है। ग्रामोफोन, रेडियो प्लेयर आदि में क्या होता है, ग्रामोफोन फ्रेंड्स क्या होता है, ग्रामोफोन पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, ग्रामोफोन एक उपकरण होता था जिसके द्वारा क्या करते थे, गाने सुना करते थे। ठीक है, तो ग्रामोफोन में क्या लगती थी, सीडी वगैरह कुछ लगती थी, तो वो सीडी जब घूमती थी तो उससे क्या होता, गाना प्ले होता था। ठीक है, रेडियो प्लेयर किससे तो आप सभी परिचित है। ठीक है, तो रेडियो प्लेयर में तो जैसे कैसेट वगैरह लगती थी तो वो घूमती थी, तो उसमें कौन सी मोटर यूज होता था, शेडेड पोल मोटर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस मोटर की दक्षता हम देख लेते हैं कितनी होती है। तो इस मोटर की जो दक्षता होती है यानी कि एफिशिएंसी जो होती है कितनी होती है, 5 से 35% तक होती है। ठीक है, घूर्णन दिशा परिवर्तन की इस मोटर में कोई तरह की व्यवस्था नहीं होती। एग्जाम पूछा जाता है कि किस तरह की मोटर में घूर्णन दिशा परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो शेडेड पोल मोटर में घूर्णन दिशा परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। बाकी सब जो मोटर होती है लगभग, जैसे मैंने आपको जितनी भी सिंगल फेज मोटरें बताई उसमें हम क्या करते हैं, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्शन बदल के या फिर रनिंग वाइंडिंग कनेक्शन आपस में बदल के क्या कर सकते हैं, हम मोटर की घूर्णन दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन इस तरह की मोटर में घूर्णन दिशा की बदलने की कोई तरह की व्यवस्था नहीं होती, यानी कि मोटर की घूर्णन गति हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी, और वो कहाँ से कहाँ होगी, सेलियंट पोल से शेडेड पोल की ओर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यह मोटर क्या करती है, एक समान दिशा में कार्य करती है। यह मोटर क्या करेगी, एक समान दिशा में ही कार्य करती है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर के बारे में अब हम देख लेते हैं। शेडेड पोल
उम्मीद है फ्रेंड्स मुझे कि आपको शेडेड पोल मोटर अच्छे से समझ में होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को समाप्त होने तक ज़रूर देखिए ताकि आपका हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो। वीडियो समाप्त होने के बाद आप अपने अनुभव ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनिवर्सल मोटर के बारे में हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल मोटर क्या होती है। यूनिवर्सल मोटर क्या होती है तो ये हम देख लेते हैं। यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, ये एक तरह की ऐसी मोटर है जो कि एसी और डीसी दोनों पर समान रूप से काम करती है। तो कौन से तरह की मोटर यूनिवर्सल मोटर होती है जो कि एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करती है। या फिर एग्ज़ाम ऐसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल मोटर जो नाम है, ठीक है, मोटर का नाम यूनिवर्सल मोटर क्यों पड़ा। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर इसलिए पड़ा नाम क्योंकि इस मोटर को एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई किसी से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस मोटर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यूनिवर्सल मोटर को एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चलाया जा सकता है। तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर ये क्या करती है, समान रूप से काम करती है। ठीक है, इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, इस मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो क्या होता है, अति उच्च होता है। ठीक है, तो किस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क अति उच्च होता है, तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है उसका टॉर्क अति उच्च होता है। तो जितनी भी सिंगल फेज मोटर फ्रेंड्स होती है, ठीक है, तो उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल मोटर कौन सी होती है, यूनिवर्सल मोटर ही होती है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर वैसे सिंगल फेज सप्लाई पर ऑपरेट होती है। ठीक है, तो इस मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क है, सबसे ज़्यादा प्रारंभिक टॉर्क इस यूनिवर्सल मोटर का होता है, बाकायदा किसी कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर के। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाई टॉर्क जो होता है वो यूनिवर्सल मोटर का होता है। क्यों होता है तो उसके बारे में भी अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभिक टॉर्क उच्च होने के कारण इस मोटर का यूज हम किस में करते हैं, भारी कार्यों में किया जाता है। ठीक है, जो भारी लोड वाले कार्य हैं उसी में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने से क्या यूज होता है मोटर का। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने से क्या करते हैं कि मोटर को अब हम भारी कार्यों में ले सकते हैं। ठीक है, अगर जिस मोटर का टॉर्क क्या होगा, निम्न होगा, तो उसको हम भारी कार्यों में उपयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, इस मोटर की जो संरचना होती है वो किस मोटर के समान होती है, डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एसी श्रेणी मोटर यानी कि एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस मोटर क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है क्योंकि इस मोटर की जो संरचना होती है वो डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। और आपको पता ही फ्रेंड्स कि डीसी श्रेणी मोटर जो होती है, डीसी श्रेणी जो मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर की जो संरचना होती है वो डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है, इसलिए इसका जो टॉर्क हाई हमेशा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका टॉर्क क्या होता है, हाई होता है। अब किसी कोई डीसी मोटर है, अगर उसको हमारे को एसी से प्रचालित करना है तो हमारे को क्या सुधार करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, तो फील्ड और मोटर की जो आर्मेचर कोर है यानी कि फील्ड वाइंडिंग जो उसकी है, और जो मोटर की जो आर्मेचर कोर है उसको हम किससे बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील से क्या करते हैं, लेमिनेटेड यानी कि पटलित बनाई जाती है। ठीक है, पटलित क्यों बनाते हैं, ताकि उसमें एडी करंट क्षति का मान कम रह सके। ठीक है, किसी भी कोर को हम सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाते हैं, ताकि एडी करंट लॉस का मान कम रहे। ठीक है, तो फील्ड और मोटर की जो आर्मेचर कोर है उसको हम किससे बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील से क्या करते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बढ़ाई जाती है। ये सब किसके लिए किया जाता है कि किसी डीसी सीरीज मोटर को अगर एसी सप्लाई से ऑपरेट करना हो तो उसमें इस तरीके से सुधार किए जाते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, टर्नों की संख्या बढ़ाते हैं, और फील्ड और मोटर के आर्मेचर को क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील से क्या करते हैं, पटलित लेमिनेटेड बनाया जाता है। उसके बाद में जो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में कौन सी वाइंडिंग स्थापित करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। किस पर स्थापित करते हैं, फील्ड पर, जिससे आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को समाप्त किया जा सके। फ्रेंड्स, मैंने आपको डीसी जनरेटर वाले चैप्टर में बताया था कि आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव क्या होता है। आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव में क्या होता है, जो जनरेटर या फिर मोटर जो होती है वो अपना जो ईएमएफ होता है उसको कम करने लगता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव के कारण क्या होता है कि जनरेटर जो है अपना ईएमएफ कम पैदा करने लग जाता है, जिससे क्या होता है, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग अधिक होने लगती है। ठीक है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करते हैं, फील्ड में स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को स्थापित करते हैं, जिससे क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव क्या हो सके, दूर हो सके। उसके अलावा कम्यूटेटर पर हम क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध वाले कम्यूटेटर पर उच्च प्रतिरोध वाले क्या करते हैं, कार्बन बुरसों
या स्टेटर में क्या करते हैं, इंटरपोलों का क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर पर उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन बुर्सों का यूज करने से क्या होता है कि हमने देखा है फ्रेंड्स, जब कार्बन बुर्स को अगर हम निम्न प्रतिरोध का लेते हैं, ठीक है, तो निम्न प्रतिरोध का लेने से क्या होता है कि उसमें से अगर वाइंडिंग, उसमें से जब धारा जब प्रवाहित होगी तो उसके जलने का खतरा रहेगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर पर उच्च प्रतिरोध वाले जब हम कार्बन बुर्स रहेंगे तो उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन बुर्स लेने से होगा क्या कि कार्बन बुर्स जल्दी से ख़राब नहीं होगा, ठीक है। उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन बुर्स लेने से कार्बन बुर्स जल्दी ख़राब नहीं होगा। और आपको पता है कि फ्रेंड्स कार्बन बुर्स में क्या होता है, जैसे कार्बन बुर्स अधिक घिसता है तो उसमें क्या होता है, प्रतिरोध का मान कम होता है। यानी घिसने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि जब कार्बन बुर्स क्या होता है, घर्षण करता है कम्यूटेटर से, तो क्या होता है, इसमें क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है। जब कार्बन बुर्स में गर्मी या फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, कम्यूटेटर पर उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन बुर्सों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टेटर में इंटरपोलों का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसी सप्लाई से प्रचालित कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्रभाव है वो किसके लिए किए जाते हैं कि डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से ऑपरेट करने के लिए सारे प्रभाव किया जाता है। अब आपके दिमाग फ्रेंड्स ये क्वेश्चन होगा कि हम भाई यूनिवर्सल मोटर है उसको तो एसी और डीसी दोनों से प्रचालित कर सकते हैं, तो जो डीसी मोटर होती है तो उसको भी हम एसी से प्रचालित कर ही सकते हैं, ठीक है। तो उन सब के कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सब किया जाता है, ठीक है, कि डीसी जो मोटर है उसको हम क्या कर सके, एसी से ऑपरेट कर सके। इसके लिए ये सारे उसमें किए जाते हैं सुधार, ठीक है। तो इन तरह के सुधारों को करके हम क्या कर सकते हैं, डीसी मोटर को एसी सप्लाई से भी चलाया जा सकता है, ठीक है। वैसे जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो तो एसी और डीसी दोनों पर चलाई जा सकती है, लेकिन डीसी मोटर को एसी सप्लाई से चलाने के लिए ये सारे सुधार किए जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो होती है आर्मेचर और फील्ड कोर, उसमें क्या करते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। उसके अलावा जो फील्ड में क्या करते हैं, इंटरपोल लगाते हैं, कम्यूटेटर पर उच्च प्रतिरोध कार्बन बुर्सों का यूज करते हैं। उसके अलावा फील्ड में क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। तो ये सारे जो हम सुधार करते हैं वो किसके लिए करते हैं, मोटर को एसी सप्लाई से प्रचालित करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम यूनिवर्सल मोटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल मोटर हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में कौन सी वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, ताकि जो आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी में कौन से वाइंडिंग है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, ये एसी सप्लाई है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर को हम क्या कर रहे हैं, एसी से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। और ये हमारे पास में कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं, ये हमारे पास नहीं सप्लाई जाएगी, बाकी ये सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें फील्ड वाइंडिंग किस में लगी, आर्मेचर के श्रेणीक्रम में लगी है। तो ये आपको पता ही कि ये डायग्राम, इस तरीके का डायग्राम डीसी सीरीज मोटर का भी होता है, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर का भी सेम ऐसे ही डायग्राम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यूनिवर्सल मोटर के बारे में और अधिक देख लेते हैं। यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, डीसी सीरीज मोटर के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर का अगर सिद्धांत पूछ ले कि यूनिवर्सल मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर के सिद्धांत पर काम करती है। क्यों करती है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर को ही हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल मोटर की तरह उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या कर सकते हैं, सुधार करके हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, एसी से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल मोटर को एसी और डीसी से दोनों से ऑपरेट किया जा सकता है, इसलिए ये क्या करती है, डीसी सीरीज मोटर के सिद्धांत पर काम करती है। तो इसका सिद्धांत हम थोड़ा देख लेते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का सिद्धांत क्या होता है। स्टेटर और आर्मेचर द्वारा स्थापित जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके कारण क्या होता है, आर्मेचर में क्या होता है, टोरक उत्पन्न होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जैसे मैं बात आता हूँ, जैसे मान लो ये हमारे पास में एक मोटर है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स मान लेते ये हमारे पास में एक मोटर है, ठीक है। मोटर को हमने क्या किया है, मान लो एसी सप्लाई से जोड़ा है, ठीक है, एसी सप्लाई से जोड़ा है। तो ये इसका स्टेटर भाग है जिस पर हमने क्या लगा रखा है, फील्ड लगा रखा है, ठीक है। तो स्टेटर पर हमने जब चुंबकीय फ्लक्स इसमें ऐसी जब धारा प्रवाहित की है तो इसमें क्या होगा, प्रेरण की क्रिया के कारण क्या होगा, रोटर में भी क्या होगा, अपना एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है, जिसके कारण क्या होता है, आर्मेचर अपना क्या करता है, एक घूर्णनीय जो चुंबकीय फ्लक्स है यानी कि घूर्णनीय बल उत्पन्न होता है उसमें, ठीक है। घूर्णनीय बल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर टोरक ही हो गया, ठीक है। तो स्टेटर और आर्मेचर में स्थापित जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके कारण क्या होता है, आर्मेचर क्या करता है, एक अपना टोरक उत्पन्न करता है। तो हमने क्या किया, मोटर को जब एसी प्लेस से जोड़ा तो पोल में जो उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स हुआ वो किस में प्रेरित हुआ,
आर्मेचर में ही प्रेरित हुआ। ठीक है, तो आर्मेचर में जब प्रेरित हुआ तो आर्मेचर जब क्या कर रहा है, आर्मेचर में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या कर रहा है, छेदन कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, आर्मेचर में भी खुद का एक टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर और डीसी सीरीज मोटर का दोनों का ही सिद्धांत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या करते हैं हम, वहाँ पर हम डीसी मोटर से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल, यहाँ पर तो जैसे मान लो यूनिवर्सल मोटर है, यहाँ पर हमने एसी सप्लाई जोड़ा है। डीसी सीरीज मोटर में हम क्या करते हैं, डीसी से जोड़ता है। डीसी सीरीज मोटर में हम क्या करते हैं कि डीसी सीरीज मोटर में भी सेम यही सिस्टम होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो कार्बन बूस्ट के माध्यम से मोटर को सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो कार्बन बूस्ट के माध्यम से क्या आते हैं, उसमें डीसी सप्लाई जाते हैं, बाकी उसमें सेम फंक्शन ही होता है, बाकी उसमें कोई फंक्शन में परिवर्तन नहीं होता है, सेम फंक्शन होता है, बस सप्लाई का ही अंतर है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब यूनिवर्सल मोटर जो घूर्णन गति होती है उसकी, यूनिवर्सल मोटर की जो घूर्णन गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मोटर पर जब लोड बढ़ जाता है तो लोड बढ़ाने से क्या होता है, मोटर की घूर्णन गति हमेशा कम होती है। ठीक है, तो एग्जाम पूछा जाता है कि अगर किसी यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड या फिर नो लोड के चलाया जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नो लोड स्थिति में मोटर क्या हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मोटर बहुत हाई स्पीड में चलेगी, अगर उसको ज़्यादा समय तक ऑपरेट किया जाए तो मोटर की फील्ड वाइंडिंग भी उखड़ सकती है। इसलिए जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसको बिना लोड जोड़े नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना लोड स्थिति में चलाने पर मोटर की गति भयानक रूप से बढ़ सकती है। ठीक है, इसलिए बिना लोड की स्थिति के इसको नहीं चलाना चाहिए। जब यूनिवर्सल मोटर पर हम क्या करते हैं, लोड आरोपित करते हैं, तो लोड आरोपित करने से क्या होता है, मोटर की घूर्णन गति कम हो जाती है। ठीक है, लगभग फ्रेंड्स जितनी भी मोटर है उनमें हम जब लोड आरोपित करते हैं तो उनमें सब में क्या होता है, उनकी घूर्णन गति हमेशा ही कम होती है। ठीक है, जब भी मोटर पर कोई लोड जुड़ा होता है तो मोटर की घूर्णन गति हमेशा कम होती है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर को तो अगर बिना लोड के चलाया जाए तो मोटर की गति हमेशा ही बढ़ती है। ठीक है, इसलिए मोटर को बिना लोड की नहीं चलाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में होगा कि क्यों नहीं चलाना चाहिए। नो लोड स्थिति में मोटर की घूर्णन गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगर नो लोड स्थिति में क्या करें, मोटर को प्रचालित करें तो मोटर की वाइंडिंग उखड़ सकती है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो नो लोड स्थिति में क्या होता है, मोटर की वाइंडिंग भी उखड़ सकती है, इसलिए बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। अब इस मोटर का अगर घूर्णन दिशा को हमारे को परिवर्तन करना तो कैसे करेंगे कि आर्मेचर या स्टेटर के संयोजन की दिशा बदलकर हम क्या कर सकते हैं, मोटर की जो घूर्णन दिशा है उसको विपरीत कर सकते हैं। ठीक है, आर्मेचर या स्टेटर के संयोजन की दिशा बदलकर हम क्या कर सकते हैं, घूर्णन दिशा बदल सकते हैं। फ्रेंड, डीसी सीरीज मोटर की भी घूर्णन दिशा को ऐसे ही बदला जाता है, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को बदल के या फिर स्टेटर के संयोजन की दिशा को बदल के हम क्या करते हैं, मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब इस मोटर का हम यूज देख लेते हैं किस किस में क्या आता है। तो इस मोटर के फ्रेंड्स हम करते हैं भारी कार्य, जैसे कि क्रेन हो गया, लिफ्ट हो गया, वैक्यूम क्लीनर जो होता है। वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है कि सफाई वगैरह की जाती है, तो उसमें वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर यूज होता है, यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा जो रेल इंजन होता है, ठीक है, रेल इंजन कौन सा, रेल इंजन जो कि इलेक्ट्रिकल वाला जो होता है। ठीक है, एक तो डीजल इंजन होता है, रेलवे में हम यूज लेते हैं। रेलवे में जो इंजन होता है, रेलवे में वैसे हम कहते हैं कि भाई डीसी सीरीज मोटर का यूज होता है, वैसे यूनिवर्सल मोटर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजन में वैसे किया था। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर और यूनिवर्सल मोटर दोनों का ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब एग्जाम पूछा था कि कितने एचपी की मोटर होती है, तो 2200 एचपी जो होती है, 2200 एचपी 2200 हॉर्स पावर की मोटर का यूज किया जाता है रेलवे इंजन में। ठीक है, तो रेलवे इंजन में हम जो यूज लेते हैं मोटर कौन सी होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है। उसके अलावा डीसी सीरीज मोटर का भी हम समान रूप से ही यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन में भी हम यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। उस ड्रिल मशीन और मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।